हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है अभ्यास और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करेंगे हम। लेसन नंबर 4 क्लास 9th परमाणु की संरचना या इंग्लिश में यदि हम कहें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभ्यास और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा और प्रश्नों को समझिएगा। आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभ्यास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना हमें करनी है। देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हैं परमाणु के भाग हैं। एक परमाणु के 3 भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करना है, किस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्टली आता है। तो पहले करेंगे हम आवेश के बारे में। आवेश का मतलब उस पर कौन सा चार्ज है, प्लस है, माइनस है या नहीं है। तो आवेश की यदि हम बात करें, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। और यदि हम वैल्यू के हिसाब से देखना चाहें तो वैल्यू हमारी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 माइनस में आएगा। -1.6 गुणा 10 की शक्ति -19 ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पर 1.6 गुणा 10 की शक्ति -19 धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं आता। तो आप सिर्फ ऐसे भी कर सकते हैं, इस पर ऋण आवेश होता है, इस पर धन आवेश होता है और इस पर कोई आवेश नहीं होता। सिंपली ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। दूसरा, द्रव्यमान के हिसाब से यदि हम देखें तो इनकी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000वां भाग होता है लगभग, और हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 1/1840वां भाग। यदि आप 1/2000वां भाग लिखो तो भी सही रहेगा। प्रोटॉन पर द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1.007335 के बराबर होता है। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी प्रोटॉन के बराबर होता है, लगभग थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, तो लगभग बराबर होता है। और यदि आप इसको किलोग्राम में लिखना चाहें, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है ये, तो इसको हम लिखेंगे 1.6 गुणा 10 की शक्ति -24। 1 गुणा 10 यदि आप लिखना चाहें 1.6 लिखेंगे आप। 1.6 गुणा में 10 की शक्ति -24 किलोग्राम। सेम यही द्रव्यमान हमारे पास प्रोटॉन का रहेगा, 1.6 गुणा 10 की शक्ति -24 ग्राम रहेगा। ये रहेगा हमारे पास ग्राम में। किलोग्राम में बदलना है तो इसको फिर चेंज भी कर सकते हैं। स्थिति इसकी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की? इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों पर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और ये भी नाभिक में होते हैं। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो, जैसे मान लो हमारा ये एक हो गया कोई भी परमाणु है, तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर होंगे, अंदर क्या होंगे, नाभिक में क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर होते हैं। और संकेत में इसको E से प्रदर्शित करते हैं, इनके E फॉर इलेक्ट्रॉन, इसको P से P फॉर प्रोटॉन, इसको N से N फॉर न्यूट्रॉन। त्रिज्या देखें, साइज यदि हम देखना चाहें तो 2.8 गुणा 10 की शक्ति -13, और इसकी 10 की शक्ति -13 और इसकी भी 10 की -13 सेम होती है दोनों की, ठीक है। और यदि सिंबल देखें, यदि हम -e की पावर 0, या इसमें 1h1 होता है और इसमें 0 1 यानी कि 0n1 होता है, ये इसका प्रतीक है। तो 1 नंबर में आता है 1 पॉइंट लिखेंगे, 2 में आता है 2 पॉइंट लिखेंगे, 5 नंबर में आता है तो आप पूरे का पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जे थॉमसन थे जो हमारे, कहीं पे थॉमसन लिखा होता है, कहीं पे थॉमसन भी लिखा होता है। थॉमसन भी पढ़ सकते हैं या थॉमसन, आपकी मर्जी है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं?
जे थॉमसन ने जो परमाणु का मॉडल दिया था उसकी सीमाएं क्या हैं। तो पढ़ते हैं। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बाद प्रयोगों से निकले जो परिणामों की व्याख्या नहीं हो पाती, इसलिए इस मॉडल को रदरफोर्ड के प्रयोग के परिणाम की व्याख्या नहीं हो पाती। थॉमसन के मॉडल की पुष्टि का प्रयोग द्वारा नहीं हो सकती, मतलब प्रैक्टिकली हम इसको नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या? क्वेश्चन नंबर 3। देखिए रदरफोर्ड जो थे हमारे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड उनका पूरा नाम था, तो उन्होंने भी परमाणु का मॉडल दिया था। उसकी सीमाएं क्या थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य सीमा यह है कि परमाणु की स्थिरता का वर्णन नहीं करता। उसके मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में चक्कर काटते हैं, जिसका परिणाम उनकी त्वरित गति होती है। अतः यह ऊर्जा को विकसित करके वृत्तीय पथ के आकार को छोटा कर देगा। तो इसका परिणाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे और परमाणु को अस्थिर कर देंगे, परंतु वास्तव में परमाणु स्थिर नहीं है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कारण है। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर ने क्या कहा था? रदरफोर्ड के मॉडल की जो खामियां थी, जो कमियां थी, उनको दूर करने के लिए नील बोर्स ने कुछ जो है अवधारणाएं दी हैं, और उसी को हम बोलते हैं बोर का परमाणु मॉडल। और सबसे इम्पोर्टेंट बोर का हमारा परमाणु मॉडल ही है। तो उसके अनुसार क्या था? पहला पॉइंट जब उसने कहा इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। ऐसी कक्षा को इलेक्ट्रॉनों की विविक्त या पृथक कक्षा कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं या पृथक कक्षा कहते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। ठीक है, इन कक्षाओं को हम ऊर्जा स्तर बोलते हैं, और ये 4 स्तर होते हैं। हमने जो पाठ में पढ़ा था KLMN, मतलब जैसे हमारा ये हो गया, हमारा नाभिक हो गया, नाभिक के ऊपर फिर क्या आ जाएगा? पहला कोष आ जाएगा जिसको हम K बोलते हैं, N की वैल्यू 1 होती है, फिर दूसरा कोष आ जाएगा, फिर तीसरा कोष आ जाएगा, फिर चौथा कोष आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे 4 कोष होते हैं KLMN, या संख्याओं पे देखिए 1 2 3 द्वारा दिखाए जाते हैं। क्लियर पॉइंट? तो ये था हमारा जो बोर के परमाणु मॉडल की मुख्य विशेषताएं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। हमारा इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना करनी है हमें। देखिए हमारे पास 3 मॉडल थे परमाणु के। एक तो थॉमसन का परमाणु मॉडल है, एक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, और एक बोर मॉडल का है जो हमारे पास। तो इनमें जो मुख्य डिफरेंस क्या है? पहला, परमाणु धन आवेशित गोले से बना है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं, ये थॉमसन ने कहा था। रदरफोर्ड ने क्या कहा? परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है। दोनों में सेम बात होगी, जिसको हम नाभिक भी कहते हैं। एक परमाणु लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। और बोर ने क्या कहा था? परमाणु के 3 कण हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा जो पॉइंट है, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम के अनुसार होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। इसने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन चारों वर्तु का जो वर्तुलाकार मार्ग होता है उस पर चक्कर लगाते हैं। और बोर ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक है, जो अभी हमने बात की थी KLMN। कमियां अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी, अलग अलग वही सेम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जो हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल है उसमें कमियां क्या थी? थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु उदासीन है, परंतु वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए प्रयोगों को जब देखा गया तो इस बात को नहीं समझाया गया। रदरफोर्ड ने अल्फा कण परिकलन के लिए इसी का यूज किया गया। और तीसरा पॉइंट इसमें जो डिफ्रेंशिएट में आता है, मतलब अंतर में, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। और इसने क्या कहा?
जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूमते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। ये था मुख्य डिफरेंस। और लास्ट में इसने जो मेन पॉइंट था हमारे पास, इसमें 4 कक्ष होते हैं KLMN। इस तरह से मान लो ये नाभिक हो गया हमारे पास, ये पहला कक्ष हो जाएगा, ये दूसरा कक्ष है, ये तीसरा कक्ष है हमारे पास, और ये चौथा कक्ष है जिसको हम बोलेंगे एक पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष और चौथा कक्ष। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं। कमियाँ इसमें क्या है, जो हमारा रदरफोर्ड था वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा लिख सकते हैं हम, एक ही क्वेश्चन में काफ़ी आ जाता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असमर्थ रहता है। और इसमें क्या है, लाभ क्या है, सबसे बढ़िया जो हमारा बोर मॉडल है इसमें ये एडवांटेज है, बोर मॉडल के परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या स्पष्ट हुई क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन वियुक्त कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। तो ये था इसके अंदर डिफरेंस। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक वितरण का नियम क्या है। देखिए सबसे पहले आप जो है पहले प्रथम जो 18 तत्व हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से याद कर लीजिए सील्ड वाइज। जैसे नंबर 1 हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस तरह से आप जो है 8 तत्वों को क्रमबद्ध याद कर लीजिए, लगातार याद कर लीजिए। वो 18 तत्व हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। तो पहले 18 तत्वों का हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम 2n की 2 सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। ये फार्मूला है। n क्या है, हमारे पास कक्ष की संख्या है। कक्ष हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, KLMN। K का मतलब 1 है, L का मतलब 2 है, M का मतलब 3 और N का मतलब 4। तो फार्मूला हमारे पास क्या हो गया, 2n की 2। जब हम प्रथम कक्ष की बात करते हैं तो n के स्थान पे 1 रखेंगे, दूसरे कक्ष की बात करेंगे n के स्थान पे 2 रखेंगे, तीसरे कक्ष की बात करेंगे n के बराबर 3 रखेंगे, चौथे कक्ष की बात करेंगे तो n बराबर 4 रखेंगे। ये n है हमारे पास। तो n बराबर जब हम 1 लेंगे तो देखिए फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, n बराबर 1 यानी कि जब पहले कक्ष की बात करेंगे k की बात करेंगे, 2n की 2, 2n कितना गया, 1 की 2 तो 2 एकम 2, यानी कि पहले कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है ना। दूसरे कक्ष में हमारे पास फार्मूला वही है, 2n की 2। अब n कितना आएगा हमारे पास, 2। तो n के स्थान पे 2 रखेंगे तो n के 2 का मतलब 2 की 2, तो गुणा करने के बाद कितना आ गया, 8। इसका मतलब दूसरे कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्लियर पॉइंट। अब जब हम तीसरे कक्ष की बात करते हैं, तीसरा कक्ष रहेगा हमारे पास ही, तीसरे कक्ष में हम क्या करेंगे, n बराबर 3 ले लेंगे, n बराबर 3 लेंगे, तीसरे कक्ष में करेंगे। ये दूसरा गलत लिखा है, तीसरे कक्ष में। तो फार्मूला हमारे पास 2n की 2 है, तो 2 ऐसे कैसे, n के स्थान पे कितना आएगा, 3, 3 की 2, तो टोटल गुणा करने के बाद कितना आएगा, 18। इसका मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 होंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे, सबसे बारीक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। कहने का मतलब जैसे मान लो पहले कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 2, दूसरे कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 3 और तीसरे कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यदि हम 18 यहाँ पे लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें कैसे लिखना पड़ेगा, 2, 8 और यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, तीसरे कक्ष में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। तो हम डिवाइड करके 10 लिख सकते हैं और बाद में 8 लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो इस तरह से लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर पॉइंट। और चौथे कक्ष में यदि आपको देखना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ पे फिर हम n बराबर 4 रखेंगे। तो फिर कितना जगह 2n की 2, 2 गुणा में 4 की 2 करेंगे तो 4 चौके 16 दूनी 32। तो लास्ट में चौथे कक्ष में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर हमें सबसे बारीक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है, ये बात याद रहेंगे। किसी परमाणु के अगले कक्ष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उसके पहले वाले भीतरी कोष पूर्ण नहीं किया जा सकता। यह बात आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। देखिए संयोजकता होती क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए।
किसी भी तत्व के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता होती है, ये हमने पढ़ा है। और परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी या स्थानांतरण होगा वह तत्व उसकी संयोजकता कहलाता है। जैसे मान लो हम ये सिलिकॉन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिलिकॉन में 14 नंबर है, परमाणु संख्या 14 है, तो पहले कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे में कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, तो बाकी कितने बच गए, 4। अब इसकी संयोजकता कैसे लिखेंगे? अब संयोजकता हमें 8 पूरे करने हैं, इसमें हैं कितने, 4, तो 4 की ज़रूरत है हमें, या तो ये 4 लेगा या ये 4 देगा। अगर हमें अगला कक्ष पूरा करना है तीसरा, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। यहाँ पे 4 और 4 क्या होंगे, 8 चाहिएंगे। यहाँ पे देखिए ये 4 हैं, यहाँ पे हमें कितने बनाना है, 8 बनाना है। इसका मतलब 4 की ज़रूरत है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। या हम ये कहें भी ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को भी दे सकता है, तो यहाँ पे फिर 2 और 8 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, तो इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हुई, 4। यानी कि इसको 8 पूरा करने के लिए 4 की ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाती है। क्लियर है पॉइंट। सिलिकॉन के संयोजकता कितनी हो जाएगी फिर हमारे पास। अब लेते हैं ऑक्सीजन का उदाहरण। ऑक्सीजन के कितने बनेंगे, पहले कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, दूसरे में कितने आएंगे, 6, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। अब यहाँ देखिए ये 6 है, चाहिएंगे यहाँ पे कितने, 8। अब 6 तो 8 की ज़रूरत है, तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको 2 और चाहिए। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 6 इलेक्ट्रॉन दान करने की तुलना में 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो जितना कम लेंगे उतना ही हमें बेनिफिट रहेगा, इसलिए संयोजकता कितनी रहेगी, 2। 8वां क्वेश्चन, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक। समस्थानिकों के 2 उपयोग लिखिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। परमाणु संख्या की बात करते हैं। परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। याद रख लीजिए, परमाणु के नाभिक में जितने भी टोटल प्रोटॉन होंगे वो उसकी क्या होगी, परमाणु संख्या कहलाती है। यानी कि किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस परमाणु की परमाणु संख्या कहते हैं, और इसको हम Z के द्वारा लिखते हैं। याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो 3 पॉइंट हो गए, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, ये याद रखेंगे, बराबर परमाणु संख्या, ठीक है ना, ये परमाणु संख्या, ये तीनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट। दोबारा नोट कर लीजिए, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, ये 3 चीज़ें हमारी बराबर होती हैं। यानी कि परमाणु संख्या यदि आपको याद है तो वो ही उसकी प्रोटॉन की संख्या होगी, वो ही उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या हमारी कितनी होती है, 6 होती है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 होती है। ये बात याद रखिए, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या तीनों सेम होती है। यानी कि Z बराबर किसकी होती है, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीनों बराबर होते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या के लिए। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, किसी परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान 1 यूनिट होते हैं, इसलिए परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या क्या आएगी हमारे पास, द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो टोटल जोड़ होगा उसको हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, और उसको A से लिखेंगे। द्रव्यमान संख्या का सिंबल क्या है, A होता है, ठीक है ना। इसका मतलब A यानी कि द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N। ये देखिए, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या हमें पता है उसकी जो परमाणु संख्या होती है वही होती है, प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या होती है। तो परमाणु संख्या 8
और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी 8, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। अब रह गया समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक की परिभाषा नोट कर लीजिए, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसको समस्थानिक कहते हैं। नोट कर लीजिए दोबारा, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो उसको हम समस्थानिक बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के हमारे पास 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक लिखेंगे इसे ऐसे 1H1, ठीक है। या हम कई बार इस तरह भी लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन लिख दिया, एक यहाँ पे लिखो एक यहाँ पे लिखो। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। अब यहाँ पे हाइड्रोजन यदि हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे 1 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, तो ये बन जाएगा ड्यूटेरियम। क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम। और यदि हम ऐसे लिख देते हैं, 1 यहाँ पे लिख दें, 3 यहाँ पे लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइटियम। ये क्या हो जाएगा? ट्राइटियम। ट्राइटियम। परमाणु संख्या सेम, इसकी भी परमाणु संख्या 1 और एक और लिख देते हैं 1H1। देखिए ये एक परमाणु संख्या, नीचे परमाणु संख्या होती है, ऊपर द्रव्यमान संख्या होती है। तो परमाणु संख्या सेम, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, तो वो क्या कहलाती है? समस्थानिक। इसी प्रकार हमारे कार्बन के भी 2 होते हैं समस्थानिक, उसको हम कैसे लिखेंगे? जो कार्बन के होंगे, ये कार्बन है हमारे पास, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 12 होता है, और दूसरा होगा ये ऐसे ही कार्बन लिखेंगे, यहाँ पे 6, परमाणु संख्या सेम, द्रव्यमान संख्या अलग अलग 14 और 12 होती है, ठीक है। संभारिक। संभारिक वे परमाणु होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, संभारिक। संभारिक वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या अलग, यानी कि समस्थानिक का उल्टा। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम 20 परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 40 आएगी। इसी प्रकार आर्गन ले लें यदि हम, आर्गन Ar, आर्गन में 18 होती है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 40, तो द्रव्यमान संख्या सेम हो जाएगी, तो ये कहलाते हैं संभारिक। और समस्थानिकों के उपयोग क्या आते हैं? यूरेनियम एक समस्थानिक है जिसका यूज हम परमाणु भट्टी में करते हैं। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का यूज करते हैं। घेंगा के इलाज में आयोडीन समस्थानिक का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम के पूरी तरह भरे हुए Kl कोश होते हैं, व्याख्या कीजिए। अब सोडियम की परमाणु संख्या यदि आपको याद हो वो होती है 11। 11 को जब तोड़ेंगे, पहले कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा 8, तो 1 बच गया, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया हमारे पास, 2 8 1, ठीक है ना। Kl कोष तो भरे हो गए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होते हैं और दूसरे में, लेकिन तीसरा कोष खाली है। तीसरा कोष क्या है? खाली है। इसका मतलब 2 कोष भरे हुए हैं, K और L। भरे हुए का मतलब में जैसे अभी हमने किया था, पहले कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा 8 होते हैं, तीसरे में ज़्यादा से ज़्यादा 18 होते हैं, और लास्ट वाले में ज़्यादा से ज़्यादा 32 होते हैं, लेकिन जो लास्ट में बचेगा उसमें 8 से ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। तो यदि हम सोडियम का देखें, 2 कोष तो उसके भरे हैं, पहले में ये हमारे पास 2 8 और 1, तो ये देखिए 2 भरे हुए हैं, लेकिन ये तीसरा खाली है क्योंकि इसमें 18 होने चाहिए, तो बहुत की जरूरत है। या लेकिन जब लास्ट में आएगा तो वो 8 भी हो सकते हैं हमारे पास। क्लियर है पॉइंट? इसलिए सोडियम का परमाणु विन्यास 2 8। कोष के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है और कोष L में 8 होती है। स्पष्ट है कि सोडियम के पूरी तरह भरे हुए 2 ही कोष हमारे K और L। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमारे पास 2 दिए गए हैं, एक तो ब्रोमीन और दूसरा समस्थानिक है, दोनों ब्रोमीन के। ये नीचे परमाणु संख्या होती है इसकी 35, इसकी भी 35, इसकी 79, इसकी 81 है, ठीक है। अब ये कहता है अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों के रूप में है, तो जैसा कि फिगर में दिया है, चित्र ये देखिए दिया गया है ना, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब औसत द्रव्यमान आप कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है, यहीं से यूज करेंगे। ये इसका द्रव्यमान कितना है? 79, और इसका द्रव्यमान कितना है? 81 है।
और ये परसेंटेज में है, कितने में, परसेंटेज में है। यहाँ से हम बात करेंगे 47.7%, 50.3%, तो कई बुक में यहाँ पे 49 दिया गया है, 49.7 दिया गया है। तो अब करते हैं सवाल को। तो यदि वहाँ पे 49% ले लेते हैं, यहाँ पे जो 47 दिया गया है, यहाँ पे हम 49 है, कितना है यहाँ पे 49, याद रखिएगा 49। तो 49 के हिसाब से गणना करेंगे तो 79 क्या है उसका परमाणु द्रव्यमान है 79, और दिया कितना है 49.7%, इसलिए 100 आ जाएगा। उसका कितना है 81 होता है, और 50.3 डिवाइड बाई 100 तो आ जाएगा। तो मैथमेटिकली हमने हल करना है, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, और जोड़ देंगे टोटल। तो जोड़ने से ये हमारे पास कितना आएगा 39.263, और ये कितना आएगा 40.743, टोटल कितना आ जाएगा 80.006 या लगभग 80 U। तो ये आ जाएगा टोटल परमाणु द्रव्यमान, यानी कि औसत परमाणु द्रव्यमान जिसको हम बोलते हैं दोनों का, ठीक है ना। दो समस्थानिक हो गए ना हमारे पास, तो इन दोनों का औसत निकालना है, औसत। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे, क्लियर, दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल आ जाएगा। 11वां, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक जो दिए गए हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं X ऊपर 16 है, नीचे 8 है, और दूसरा भी हमारे पास X है, ऊपर तो कितना हमारे पास 18 है और नीचे 8 है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या ऊपर होती है, ये अलग अलग दिए गए हैं, ये परमाणु संख्या नीचे सेम दी गई है। अब मान के करेंगे सवाल को हम, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम इसको ऐसे 16/8 हो जाएगा और 18/x। तो जो पहले वाला है इसका हम x इनके y मान लेते हैं और दूसरे का x मान लेते हैं, प्रतिशत की मात्रा। तो यदि हम पहले का y मानते हैं तो दूसरे का कितना आ जाएगा 100 माइनस y आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल 100 है ना, तो यदि हम एक y मान लेते हैं तो दूसरा 100 माइनस y होता है, जैसे मैथ के सवाल करते हैं, क्लियर है पॉइंट। अब द्रव्यमान वही निकालेंगे जैसे अभी हमने किया था परसेंटेज वाला, 16 y/100, 18 100 माइनस y बाई 100। मैथमेटिकली हल करेंगे, टोटल हमारे 16.2 दिया गया है, इसको गुणा करने से 16y/100 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 18 गुणा 100 माइनस y, तो इस 18 की 100 के साथ गुणा और y के साथ गुणा आ जाएगी, तो ये आ गया टोटल 1800 माइनस 18y डिवाइड बाई 100 हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम ले लो, इस सारे का एलसीएम कितना आएगा 100, तो एलसीएम के हिसाब से हम इसको पॉइंट पे रख देते हैं। तो 16y में से 18y गई माइनस 2y आ गया, 1800 ऐसे कैसे। इसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर पार गुणा, तो आर पार इसका मतलब 100 इस साइड गुणा हो जाएगा, तो 1620 बनेगा 1800, तो y काटने के बाद हमारे पास कितना आ गया 90 आ जाएगा, ठीक है ना। y की वैल्यू कितना आएगी 90। दूसरी निकालनी है तो 100 में से 90 घटा दो तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो वो आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। तो प्रतिशत मात्रा कितनी आ जाएगी हमारे पास 10%। क्वेश्चन नंबर 12, यदि तत्व का z बराबर 3 हो तो उसकी संयोजकता क्या होगी। देखिए संयोजकता आपको जब भी निकालनी हो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु संख्या कितनी है 3, तो पहले कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, तो दूसरे में कितने बच गया 1। अब ये 1 है खाली है ना, ये क्या है खाली है। अतः तत्व के बाह्य तक कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, यह स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या होगा त्यागना होगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी है 1 है, इसकी संयोजकता कितनी है 1 है, और 1 का मतलब तत्व का लिथियम नाम। 2 परमाणु स्पीशीज के जो घटक दिए गए हैं, ये दिए गए हैं x और y। प्रोटॉन में 6 और 6 दिया है, फिर न्यूट्रॉन में 6 और 8 दिए गए हैं। x और y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए, इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है। देखिए द्रव्यमान संख्या हमने आपको फार्मूला बताया था, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कर दो तो वो क्या आ जाती है टोटल द्रव्यमान संख्या आ जाती है। अब जितने परमाणु संख्या होगी वो उसकी क्या होती है प्रोटॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, याद रखिए।
जितनी परमाणु संख्या वही प्रोटॉन की संख्या वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब परमाणु संख्या इसमें दी गई है, देखिए ये दिया 6 दिया गया, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6 और 8, ठीक है ना। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है 6, न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है 6, तो द्रव्यमान संख्या कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ दो, टोटल कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक है ना। और वाई के लिए यदि हम बात करें, जब वाई की बात करेंगे, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 6, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 6, तो टोटल कितने का 6 और 8 14, तो द्रव्यमान संख्या कितनी है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो टोटल कितना आ जाएगा 14। दोबारा देख लीजिए, द्रव्यमान संख्या क्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन कितने 6, न्यूट्रॉन कितने 6, टोटल कितना आ जाएगा 12। और जब वाई की बात करें, प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 8, टोटल कितनी आ जाएगी 14। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। यहाँ से भी देख सकते हैं कैसे निकालेंगे, x का द्रव्यमान 6 + 6, y का द्रव्यमान 8 + 6, x और y की परमाणु संख्या समान है पर द्रव्यमान अलग अलग है। चूँकि दोनों तत्वों में प्रोटॉन की संख्या समान है इसलिए दोनों ही क्या है समस्थानिक है। निम्नलिखित में सही और गलत छांटना है। नंबर 1, जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियस होते हैं, तो गलत, उसने ऐसा नहीं कहा था। बी, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं इसलिए यह अनावेशित रहता है, गलत। सी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से लगभग 1/2000वां गुणा होता है, ये हमारे पास सही है। वैसे होता है 1/1840वां, सही एग्जैक्ट ही होता है, लेकिन लगभग लिखा है तो 2000 भी चल जाएगा। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है, सही ट्रू। क्लियर है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो वो प्रोटॉन के लिए था। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं ऑप्शन में 1 समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग, 4 भिन्न परमाणु संख्या। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, उत्तर 3 न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। जानना क्या है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, गलत उत्तर छांटेंगे हम यहाँ पे। तो गलत क्या आ गया हमारे पास, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, लेकिन समान क्या रहेगा, समान भौतिक गुण होते हैं उसमें एक तत्व के समस्थानिक में, और रासायनिक गुण समान होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, और भिन्न परमाणु संख्या नहीं होती। क्लियर है पॉइंट। क्लोरीन, क्वेश्चन नंबर 17, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो सही उत्तर क्या है हमारे पास 8। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 8 2 1 2 1 8 2 8 1, तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है हमारे पास 2 8 1। पहले कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा 8, तीसरे में 1 होगा, और इसका संख्या कितनी होती है 11। यहीं से आपका सवाल निकलेगा। टेबल देखिए ध्यान से, पूरी करनी है हमें टेबल। परमाणु संख्या दी गई है पहले, फिर द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु संख्या कितनी है 9, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 9, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 9, ये तीनों बराबर होते हैं, याद रख लीजिए। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों बराबर होती हैं। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों का जोड़ कर दो तो कितना आएगा 19, तो यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए दूसरे कॉलम में परमाणु संख्या 16, द्रव्यमान संख्या कितनी है 32, परमाणु संख्या कितनी है 16, तो यहाँ प्रोटॉन भी कितना आएंगे 16, इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे 16।
अब न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालनी है। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या से द्रव्यमान संख्या बनती है जोड़ के। तो यदि हम 32 में से 16 घटा दें तो वो कितनी आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट। इसी तरह से आप इस तरह इसको करेंगे तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, देखिए 24 द्रव्यमान संख्या दी गई है। और ये क्या है, प्रोटॉन की संख्या। ये क्या है, प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही परमाणु संख्या। ये तो वर्ग 3 हमारे पास, तो 12 12 12 आ गया। अब निकालनी क्या है हमारे पास, ये बड़ा। तो ये कैसे निकलेगा, न्यूट्रॉन की संख्या में से परमाणु संख्या घटा दो तो वो कितने आ जाएगी हमारे पास, 24 में से 12 गए 12 आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट। आप तीसरा पॉइंट देखिए, ये क्या है हमारे पास, द्रव्यमान संख्या। और ये क्या है, एक प्रोटॉन की संख्या। जितनी ये है इतनी ही ये है और इतनी ही ये है, ये तीनों बराबर होते हैं। क्लियर है पॉइंट। ये कितना आएगा, 2 में से 1 घटा दो तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। तीसरा आप यहाँ से टेबल देख के कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। क्लियर है पॉइंट। अब करेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो बीच बीच में क्वेश्चन देते हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभ्यास जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नंबर 1, कैनोल किरणें क्या होती हैं। देखिए जो हमारे ई गोल्डस्टीन थे, उन्होंने सन 1886 में धन आवेशित विकिरण की खोज की, जिनको हम कैनोल किरणें कहते हैं। यानी कि कैनोल किरणें धन आवेशित विकिरण है जो वोल्टेज देने पर एनोड से कैथोड की ओर जाती हैं। इन किरणों में प्रोटॉन नामक धन आवेशित कणों का समावेश होता है और उनकी खोज सन 1886 में ई गोल्डस्टीन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा। देखिए हमने अभी बात की थी, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो तो उस पर कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परस्पर आवेशों को संतुलित कर देते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों में एक एक है तो दोनों आवेशित हो जाएंगे, दोनों क्या करेंगे, आवेश संतुलित कर देंगे, बराबर कर देंगे, इसलिए इन पर कोई आवेश नहीं होगा फिर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के अनुसार स्पष्ट कीजिए। देखिए थॉमसन का जो मॉडल था उसने कहा था कि परमाणु धन आवेशित गोले से बना हुआ है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण समान होने के कारण विद्युत रूप से उदासीन हो जाता है। ठीक है ना। जो थॉमसन थे उसके मॉडल के अनुसार उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो अंदर होते हैं और दोनों पे चार्ज अलग अलग हो गया तो इसका मतलब उदासीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा अवर परमाणु कण विद्यमान होता है। उत्तर आपके सामने दिया गया, पढ़ लीजिए। एक्सप्लेनेशन करते हैं। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसके अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन अवर परमाणु कण विद्यमान है, क्योंकि यह अल्फा कण को विक्षेपित करता है। क्लियर पॉइंट। 3 कक्षाओं वाले बोर ने हमारे पास 3 कक्ष बनाए थे। क्वेश्चन क्या है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाए। सिर्फ चित्र बनाना है, कुछ नहीं करना। नाभिक में एक नाभिक दिखाएंगे, इसके ऊपर एक गोला और लगाना है अपने, जिसको हम के कक्ष बोलेंगे, के बोलते हैं, एन की वैल्यू 1 करेंगे। उसके ऊपर दूसरा गोला बना दीजिए। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। फिर तीसरा गोला हमारे पास एम आ जाएगा। फिर चौथा गोला बना दीजिए, ये हो जाएगा बोर का मॉडल परमाणु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या अल्फा कणों का परिकिरण प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी में संभव होता है। होता है, हाँ। अल्फा कणों का परिकिरण प्रयोग सोने के अतिरिक्त भी दूसरी धातु की पन्नी में संभव होता है। रदरफोर्ड को अल्फा कणों के प्रयोग के लिए धातु की काफ़ी पतली फॉयल, यानी कि जिसको चादर बोलते हैं, उसको चाहिए थी, और वो केवल किसमें थी, सोने में थी। अतः अल्फा कणों के प्रकीर्णन सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु में संभव नहीं होगा। 2 बात होगी हमारे पास।
अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग से सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी में संभव नहीं होगा। प्रश्न संख्या 7, परमाणु के 3 परमाणु कणों के नाम लिखें। और परमाणु कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न संख्या 8, हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4U है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। सिंपल वही पॉइंट जैसे हमने अभी किया था। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब क्या है, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, यानी कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये फार्मूला होता है हमारे पास। इसका मतलब परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या यदि हम घटा देते हैं तो वो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, यानी कि 4 में से 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। 9वां, कार्बन और सोडियम के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। बिल्कुल आसान है। देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है हमारे पास, 6। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हमें। तो 6 का मतलब क्या होगा, पहले कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा 8, तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो ये हो गया हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का। सोडियम का जो हमारे पास संख्या होती है तो वो 23 होती है। क्या होती है, 23। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखोगे, पहले न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम की परमाणु सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11। पहले कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा 8, तो तीसरे में कितने आएंगे, 1। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, यह याद रखेंगे। परमाणु संख्या कितनी होती है, 11, और परमाणु संख्या से ही क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर कार्बन और सोडियम के परमाणु की संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। अगर किसी परमाणु का K और L कोश भरा हुआ तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अब देखिए, ये कहता है K भरा हुआ है, KL, भरे हुए का मतलब 2, भरे हुए का मतलब 8, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 और 2 10, दोनों भरे हुए ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। संयोजकता निकालने के लिए, संयोजकता का मतलब उसमें उपस्थित बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्लोरीन का परमाणु संख्या कितने हैं, 17। पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में ज़्यादा ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 7। अब तीसरा बड़ा होना चाहिए, कितने होना चाहिए, 8 होने चाहिए, हैं कितने, 7। तो 1 की जरूरत 8 को करने के लिए, तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए सिलिकॉन में, सॉरी इसकी सल्फर में हमारे पास पहले कक्ष में कितने आएंगे, 2, दूसरे में ज़्यादा ज़्यादा 8, तीसरे में 6 बच गई। लेकिन यहाँ पे चाहिएंगे कितने, 8 चाहिए, लास्ट में ज़्यादा ज़्यादा 8 हो सकते हैं, तो 2 आ जाएगा। इसकी संयोजकता कितनी आएगी फिर, 2, क्योंकि इसको 2 की ज़रूरत है। क्लियर है। ऐसे ही मैग्नीशियम में देखिए 2, 8, 2, लास्ट में कितने होने चाहिए, 8, लेकिन उसको 6 चाहिए, लेकिन 6 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी बजाय ये 2 खो दे तो फिर इसके पहले 2 कक्ष बढ़ जाएंगे, इसलिए संयोजकता कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब परमाणु की संख्या क्या होगी। बिल्कुल आसान, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 8, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकालनी पड़ेगी हमें। परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 8, तब परमाणु संख्या क्या होगी। ये तीनों बराबर होते हैं, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या 3 होते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8 आ जाएगी।
परमाणु का आवेश निकालना है हमें। तो आवेश का मतलब हमें जो परमाणु उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर तो हमारा आई गया, परमाणु का आवेश क्या होगा। आवेश निकालने के लिए टोटल 8 है हमारे पास, 2 और कितना बनेगा 6 बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। अब यहाँ पे कितने 6, कितने चाहिए 2, कितने चाहिए 2 की कमी है, -2, 2 की कमी है, इसका मतलब -2, इसलिए आवेश कितना है इसके ऊपर नेगेटिव आवेश है, इनके -2 का आवेश है। इस तरह से और लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है, कितनी 8 और 8 है दोनों की। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि परमाणु पर कोई आवेश नहीं, ये परमाणु की बात आती है हमारे पास। और संयोजकता कितनी बनेगी हमारे पास 2। अब देखिए सारणी हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक में दी गई है उसके हिसाब से कहते हैं ऑक्सीजन और सल्फर की परमाणु द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो सारणी के अनुसार यदि आप देखेंगे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है हमारी 8 होती है, प्रोटॉन की संख्या 8 है, तो परमाणु संख्या भी 8 हो गई। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 8 है, तो यदि हम दोनों को जोड़ दें 8 और 8 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगी। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। अब सेकंड, सल्फर में प्रोटॉन की संख्या कितनी है 16, न्यूट्रॉन में कितनी है 16, तो द्रव्यमान संख्या दोनों का जोड़ होता है। क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल आसान है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं हमारे पास, प्रोटियम जिसको हम H बोलते हैं, ड्यूटेरियम जिसको D से लिखते हैं, ट्राइटेरियम जिसको T से लिखते हैं। 3 समस्थानिक होते हैं। तो इसका फार्मूला देखिए, पहले हम हाइड्रोजन का करते हैं H का, इसका फार्मूला होता है 1H1, यानी कि परमाणु संख्या कितनी है 1, तो प्रोटॉन की संख्या भी 1 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1, ये तीनों बराबर होती हैं। अब द्रव्यमान संख्या कितनी होगी 1 ही होती है इसकी, क्योंकि पहले ही तत्व है। न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों को घटा दो तो वो कितनी आ जाएगी 0। ऐसे ही ड्यूटेरियम में तीनों में परमाणु संख्या तो 1 1 रहेगी, तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों की बराबर रहेगी। सिर्फ कहाँ पे फ़र्क है, न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या में, ठीक है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या, इसका फार्मूला क्या हमारे पास 1H2 होता है, तो इसमें कितनी आएगी 2 में से 1 घटा दो तो कितना आएगा 1। ट्राइटेरियम में 1 और यहाँ कितनी है 3, उसका फार्मूला 1H3 होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो 3 द्रव्यमान संख्या आ जाएगी 3 में से, तो ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समस्थानिक और समबारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। मान लो कार्बन का लेते हैं हम, कार्बन के 2 समस्थानिक है, एक तो कार्बन 12 और कार्बन 6। ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं समस्थानिक और समबारिक के लिए, प्रोटॉन ड्यूटेरियम वाला, ये क्वेश्चन सेम चलेगा। या आप ये उदाहरण ले लो, दोनों की परमाणु संख्या बराबर कितनी है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना रहेगा 2 और 4। कैल्शियम और गन समबारिक है, ये देखिए ये दोनों समबारिक हैं, द्रव्यमान संख्या बराबर तो समबारिक, ये अलग अलग है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 वैसे बनता है। देखिए 2 8 10 बनता है हमारे पास, ठीक है, लेकिन लास्ट में 8 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए 8 रखेंगे, बाकी 2 बच गए, नेक्स्ट में जाएंगे। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा 2 8 8। तो ये था हमारे पास अभ्यास के प्रश्न और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का सारांश। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।